प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 10 सितंबर 2025 है, दिन बुधवार है। आज गणपति का दिन है और सबसे पहले गणपति की ही पूजा होती है। तो संजय सिविल फोरम के तमाम जितने भी छात्र छात्रा हैं, 13 सितंबर को 71 में बीपीएससी पीटी हो रही है। आप एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। मेरी बराबर शुभकामना है कि आप पीटी क्रैक करें और 17वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा भी का रिजल्ट अक्टूबर-नवंबर में आ रहा है और बहुत सारे बच्चे मेंस को भी लिखे हैं। मेरी शुभकामना है कि वो मेंस की परीक्षा को भी क्रैक करके इंटरव्यू में सफल होकर बिहार के बड़े से बड़े पद एसडीएम और जो डीएसपी हैं, उस पर आसीन होंगे। मेरी शुभकामना हमेशा बनी रहती है आप लोगों के बीच। तो मैं बुधवार के दिन 10 सितंबर को वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीर्षक है गहरवाल वंश। तो ध्यान दीजिए, पूर्व के वीडियो में मैं बताया था कि पाटलिपुत्र गुप्त काल में पाटलिपुत्र ही मुख्य केंद्र बिंदु है, जहां पर पाटलिपुत्र से समूचे भारत पर शासन। लेकिन वर्धन वंश के जो प्रतापी राजा हैं हर्षवर्धन, उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई और उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज है, वो गंगा घाटी क्षेत्र में काफी उपजाऊ क्षेत्र है और उसकी इस समृद्धि, ख्याति और उसकी अर्थव्यवस्था कन्नौज की काफी बढ़ गई। अब पाटलिपुत्र का जो स्थान पहले था, वो अब कन्नौज ले लिया और इसी कन्नौज की सत्ता के लिए 200 वर्षों तक उत्तर पश्चिमी में जो सबसे बलशाली वंश थे गुर्जर प्रतिहार वंश, पूर्व भारत में जो बलशाली वंश थे पाल वंश और दक्षिण भारत में जो बलशाली थे राष्ट्रकूट वंश, इस तीनों के बीच कन्नौज की सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। अंततः गुर्जर प्रतिहार वंश जो है उस त्रिपक्षीय युद्ध में जो है सफल हुए और कन्नौज की सत्ता पर आसीन हुए। तो यह जो गहरवाल वंश है, इस गहरवाल वंश के जानने 11वीं और 12वीं शताब्दी में गहरवाल वंश जो है, यह उत्तर प्रदेश के बनारस में है। इन्होंने बनारस को अपनी राजधानी बनाई और इसको काशी नरेश भी कहा जाता है। कुछ दिन तक अपनी यह सत्ता जो है कन्नौज पर भी स्थापित की। तो गहरवाल वंश की 2 राजधानियां रही, एक काशी, दूसरा कन्नौज, है ना? और ये राजपूत जो है 8वीं से 12वीं शताब्दी में जो राजपूत काल है, यह भी प्रमुख राजपूत थे। तो गहरवाल वंश के बारे में जो जानकारी प्राप्त हो रहे हैं, गहरवाल वंश के बारे में जो अभिलेख है, गोविंद चंद्र का जो है जेतवन अभिलेख, इस ध्यान दीजिएगा, गोविंद चंद्र का गोविंद चंद का जेतवन अभिलेख, है ना? इसके बाद है गोविंद चंद्र के जो मंत्री हैं लक्ष्मीधर, लक्ष्मीधर उसकी पुस्तक है कृत्या कल्पतरु। इसके बाद है चंदरबाई का पृथ्वी राज रासो। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, गढ़वाल वंश के जानने के स्रोत हैं गोविंद चंद्र का जेतवन अभिलेख और साहित्य स्रोत में गोविंद चंद्र के जो दरबारी कवि हैं लक्ष्मीधर, उसके द्वारा कृत्या कल्पतरु की रचना की गई है और पृथ्वीराज चौहान जिसके दरबारी कवि हैं चंदरबाई और पृथ्वीराज चौहान के वो परम मित्र भी हैं, है ना, उसके द्वारा लिखी गई है पृथ्वीराज रासो। तो ये तमाम सारी स्रोत के द्वारा गहरवाल वंश की जानकारी प्राप्त होती है। गहरवाल वंश जो है बनारस में अपनी सत्ता को स्थापित किए, इसके बाद कन्नौज को भी कुछ दिन तक अपनी राजधानी बनाए और उत्तर प्रदेश से बिहार के कुछ क्षेत्रों पर इसकी शासन थी। तो गहरवाल वंश के जो राजा हुए उसके नाम है चंद्रदेव, दूसरा है मदन चंद्र, फिर है गोविंद चंद्र, इसके बाद है विजय चंद्र, इसके बाद है जयचंद्र, इसके बाद है हरिचंद्र।
यानी कुल 6 राजा हैं। कितने राजा हैं? 6। तो गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव माने जाते हैं, जिन्होंने प्रतिहार वंश यशपाल को हराया। अंतिम प्रतिहार राजा यशपाल को हराने के बाद चंद्रदेव ने गढ़वाल वंश की स्थापना की और इसकी राजधानी काशी है और ये काशी नरेश के नाम से ये लोग जाने जा रहे हैं, है ना? चंद्रदेव ने महाराजा धीराज की भी उपाधि धारण की। चंद्रदेव के बाद मदन चंद्र हैं, ये बहुत ज़्यादा इसकी उपलब्धियाँ नहीं है। इसके बाद है गोविंद चंद्र, गढ़वाल वंश के सबसे प्रतापी राजा और सबसे लंबी अवधि तक और खुद बहुत बड़ा विद्वान थे गोविंद चंद्र, ये सबसे प्रतापी राजा। तो गढ़वाल वंश के जो गोविंद चंद्र हैं, इन्होंने पाल वंश को हराकर मगध और मलवा पर कब्जा कर लिया और गोविंद चंद्र खुद विद्वान हैं, सबसे ज़्यादा साम्राज्य गढ़वाल वंश में ही फैलाए थे, सबसे लंबी अवधि तक ये शासन कर रहे हैं। इसके दरबार में लक्ष्मीधर जैसे विद्वान लोग हैं, जिन्होंने कृत्या कल्पतरु पुस्तक की रचना की है, जिससे पूरी गढ़वाल वंश की पता लगती है और गोविंद चंद्र के बारे में भी इस पुस्तक से पता लगती है कृत्या कल्पतरु से। गोविंद चंद्र का खुद का अभिलेख है यूपी में, जिसको जेतवन अभिलेख कहते हैं। इस अभिलेख से भी गोविंद चंद्र का पता लगता है और गढ़वाल वंश का पता लगता है। इसके बाद है विजय चंद। तो विजय चंद जो अपने पिता की साम्राज्य को सुरक्षित रख पाए, इसके बाद गढ़वाल वंश का जो सबसे अंतिम प्रतापी राजा माना जाता है, उसको जयचंद कहते हैं और जयचंद के सेनापति धनुआ हैं। क्या हैं? धनुआ। ध्यान दीजिएगा, जयचंद के सेनापति धनुआ हैं। तो जयचंद के बारे में भी पृथ्वीराज रासो में बताया गया है। जयचंद की पुत्री संयोगिता थी, जिससे पृथ्वीराज चौहान प्रेम करते थे और बेतहाशा प्रेम करते थे। लेकिन जयचंद नहीं चाहता था पृथ्वीराज चौहान से मेरी बेटी की शादी हो, इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को भी दरबार में उठा कर ले गया, जिससे उसकी शत्रुता बन गई पृथ्वीराज चौहान। तो दिल्ली की सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें जयचंद भी चाह रहे थे दिल्ली की सत्ता और पृथ्वीराज चौहान चाह रहे थे। पृथ्वीराज चौहान काफ़ी बलशाली थे और यही शत्रुता के कारण जो है जयचंद ने, जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुई, तराइन का द्वितीय युद्ध, तो मोहम्मद गौरी से जयचंद जाके मिल गए, क्योंकि वह अकेला जयचंद को यानी पृथ्वीराज चौहान को कभी नहीं हरा सकता। और इसलिए इसको गद्दार राजा कहा जाता है। अभी तक भी आदमी जयचंद की तुलना देते हैं, यानी गद्दार की तुलना देते हैं। तो जयचंद को गद्दार की एक श्रेणी में रखा गया है और जयचंद को पृथ्वीराज यानी मोहम्मद गौरी ने चंदवाकर का युद्ध में 1194 में चंदवाकर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया। इसके बाद इसके पुत्र बैठे हरिचंद्र। यह कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है इसकी। तो मैं यह पूरी गढ़वाल वंश के बारे में एक संक्षिप्त विवरण दिया हूँ। वो वीडियो आप लोगों के लिए काम आएँगी। आप वीडियो को बार-बार देखिए, अपना लाभ उठाइए, परीक्षा पर केंद्रित कीजिए। मैं पुनः एक बार से फिर 13 सितंबर को जो एग्ज़ाम हो रही है पीपीएससी का पीटी, आप अपने धैर्य को बनाएँ। अपने माथा आप चूँकि बहुत अपना तैयारी में लगे हुए हैं, मेरी फिर शुभकामना है। इस 13 सितंबर को जो 71वीं बीपीएससी पीटी हो रही है, उसके लिए फिर शुभकामना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को और वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।